84 में विधानसभा उपचुनाव को लेकर न्यूज़ पेपर 24 लगातार कैंडिडेट से बात कर रहा है और यहाँ पर जो प्रतिनिधि है उनसे भी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अब हम भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ में हैं, वो है कांतिलाल रौत। जब यहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन हुआ था उससे ही टूटकर जो है भारतीय आदिवासी पार्टी बनी थी और दोनों ही पार्टियों में कांतिलाल रौत की अहम भूमिका रही है। कांतिलाल जी, अब जो है 84 में उपचुनाव हो रहे हैं, आप उस वक्त से इस पार्टी के साथ में जब बीटीपी हुआ करती थी, बीटीपी के बाद में अब भारतीय आदिवासी पार्टी वर्चस्व में यहाँ पर है, ये टूटन क्यों आखिर? आपके चैनल को जोहार, इतने दूर से आकर हमारा कवरेज कर रहे हैं, इसलिए ये टूटन नहीं है। हम हमारे विचारधारा के साथ में हम आगे बढ़ रहे थे और भारतीय ट्राइबल पार्टी कहीं न कहीं जो मुख्य पार्टी की बातें हैं वैसे ही करा करती उन्होंने किया, इसलिए हमने नए सिरे से एक भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया जिसमें मैं संस्थापक सदस्य के रूप में मैंने काम किया और पार्टी को प्रस्तावित करने के लिए हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली से आते वक्त हमारा एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें हमारे एक भाई की डेथ भी हो गई। मैं 6 दिन कोमा में रहा, महीना भर हॉस्पिटल में रहा और आज भी हम पार्टी बनाने के बाद में हमारे 3 एमएलए हैं और एक सांसद बना है और एक मध्य प्रदेश में है, तो पार्टी दिनों दिन प्रगति कर रही है। आप इससे पहले जो है अगर हम बात करें तो डूंगरपुर से आपको टिकट मिला था, लेकिन उस वक्त कामयाबी आपको यहाँ नहीं मिल पाई, लेकिन आप पुराने यहाँ पर जो है जैसे आप संस्थापक सदस्यों में हैं, टिकट में जो है आपका नाम था लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया, क्या किस तरीके से देखते हैं इसको आप? नहीं, ऐसा नहीं है। संस्थापक सदस्यों में से नाम तो पार्टी वैसे हम नहीं बनाई है, लेकिन यहाँ की जो आम राय के आधार पे हम टिकट का बंटवारा करते हैं। तो डूंगरपुर में जैसे हम लोग वरिष्ठ साथी हैं, तो वरिष्ठ साथी एज ए वरिष्ठ जो पार्टी के संस्थापक है जिन्होंने तन मन धन सब खोया है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आता है, नाम आता है, तो स्वतः ही दूसरे व्यक्तियों को नाम पीछे हट जाना चाहिए। जैसे आप देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बीजेपी में नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, ऐसे नाम आते हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं को, छोटे लीडरों को पीछे हट जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम उनके सिमिलर तो नहीं है, लेकिन हम भी कहीं न कहीं हमारी पार्टी में वर्चस्व रखते हैं, तो हमारा अगर नाम आया था तो छोटे कार्यकर्ताओं को पीछे हट जाना चाहिए था। एक बार हम लोग प्रस्तावित कर लेते पार्टी को, इसके बाद में वो लोग आ जाते, दिक्कत नहीं है। तो एक आम राय के आधार पर हमारा नाम आया और थोड़ी देरी हुई, देरी होने के कारण हमें एक सीट नहीं 2-4 सीटें गंवानी पड़ी। अगर हमारा ये जो एक्सीडेंट होने का लास्ट में दिया कि इनका एक्सीडेंट हुआ और सिंपैथी के आधार पे उनको मैंडेट दिया जाता, अगर ये बात पहले हो जाती महीने भर पहले, तो हम डूंगरपुर, शागवाड़ा और आपका घाटोल, प्रतापगढ़ और ये झाड़ोल की सीट हम निश्चित रूप से निकाल लेते। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बाप पार्टी लगातार बढ़ तो रही है, लेकिन जैसे बीटीपी के बाद बाप पार्टी यहाँ पर बढ़ी है, अब उसके बाद में आरोप समझें आप या सूत्रों के हवाले से माने कि जिस तरीके से राजकुमार रौत है तो उन्होंने इस बार जो टिकट दिया है वो अपने चहेते को दिया है, क्योंकि जो पोपट खोखरे हैं उनका भी नाम कहीं ना कहीं जो है आगे था, लेकिन एन वक्त पर जो है उनको टिकट नहीं मिला और ऐसे आपका भी नाम कहीं ना कहीं इसमें लिस्ट में जो था वो कहीं ना कहीं आगे था, क्योंकि आप पुराने यहाँ पर जो है जुड़े हुए और आपका अपना भी जनादेश है। नहीं, हमारा 84 विधानसभा चुनाव में मेरा लड़ना कतई नाम नहीं था मेरा। मैं 84 विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरी विधानसभा नहीं है। ये हमारे डिक्शनरी और हमारे नियम कायदे में नहीं आता है कि दूसरी विधानसभा में जाके हम चुनाव लड़ें। और जो भी भविष्य में भी कोई व्यक्ति यहाँ डूंगरपुर में निवास रहता है, पूरे राजस्थान का, चाहे दरमीना वाला इलाका हो चाहे किसी भी इलाके का, डूंगरपुर में निवास रहता है और डूंगरपुर में वो सीट मांगता है तो उसको कतई नहीं दी जाएगी। जिस विधानसभा का है वहीं लड़ेगा। तो इसलिए लोग मुझे, पूरे राजस्थान के नहीं पूरे भारत के लोग कह रहे थे कि आप 84 से चुनाव लड़ना चाहिए, आपने स्टार्टिंग में काम किया है। तो मैंने ये काम करते हुए मैंने देखा था और मेरे को लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने अपना नाम कतई आगे नहीं लाए। और 84 विधानसभा में राजकुमार के चहेते को टिकट दिया गया ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन ये राजकुमार का चहेते नहीं है। राजकुमार टिकट देने वाले कोई नहीं है। राजकुमार एज एक सांसद हैं, उससे पहले एक विधायक थे। ये पार्टी अपने विचारधारा से बनी है और पार्टी के आधार और पार्टी के सिद्धांतों पर मैंडेट दिया गया है, जिसमें पोपट खोखरिया पिछड़ गए और आपका अनिल कटारा आगे, जिसमें 3 बार वोटिंग हुई है, स्क्रीनिंग हुई है। उस स्क्रीनिंग में लास्ट टाइम पोपट खोखरिया पिछड़ गए, जिसकी वजह से आज अनिल कटारा मैदान में है।
देखिए, भले ही आप ये बात कहें यहाँ पर कि 3 बार जो है स्क्रीनिंग कराएगी, लेकिन असल बात जो है कहीं ना कहीं जो है छुपती नहीं, क्योंकि जो सबसे आगे अगर नाम माना गया तो वो पोपट खोखरिया का नाम था यहाँ पर आगे। लेकिन ठीक है, एन वक्त पर नील कटरा को यहाँ पर टिकट मिल गया है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर इस तरीके से जो है, चाहे कुछ अगर जैसे आपसे भी, आप भी जिस तरीके से जो है एक वरिष्ठ यहाँ पर सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, पोपट खोखरिया है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। लेकिन क्या इस तरीके से अगर जो है जो चुनाव जिस तरीके से यहाँ पर अगर एक हम ये बात करें कि जो फाइनल डिसीजन है अगर वो सिर्फ सांसद राजकुमार राउत करेंगे, तो क्या इस तरीके से भील प्रदेश बन पाएगा? नहीं, ये ऐसा हमने तो नहीं देखा ये फाइनल डिसीजन राजकुमार ने किया हो। मैंने कहा राजकुमार ऐसे सांसद है, पार्टी के संस्थापक सदस्य हम हैं, और राजकुमार को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है और फैसला करने का अधिकार नहीं है। वो एज ए सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कोई हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है। और ये सिर्फ आपके सोशल मीडिया वाले हैं, आपके प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, वो ऐसे आज की तारीख में देख लीजिए भारत देश के अंदर राजकुमार का नाम प्रस्तावित कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ के राजकुमार की पार्टी, राजकुमार की पार्टी, राजकुमार की पार्टी। ये पार्टी राजकुमार की नहीं है, ये पार्टी यहाँ के जो भी आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने मिलकर बनाई है। उसमें सर्व समाज के लोग भी हैं, बनाने वाले में आदिवासी लोग थे, और आज की तारीख में सर्व समाज के लोग पार्टी में जुड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर आदिवासी नेता के रूप में अगर कोई फेस है तो वो यहाँ पर जो है, अगर कोई फेस है तो वो राजकुमार राउत है। आप कह रहे हैं कि पार्टी की यहाँ पर बात है, लेकिन आप देखें कि चुनावी कैंपेन के अंदर में आप बताएं कि राजकुमार राउत के अलावा और कौन लोग हैं जो यहाँ पर आपकी जिस तरीके से जो सभाएं हो रही है उसके अंदर में जुट रहे हैं? राजकुमार को एमएलए किसने बनाया? राजकुमार को सांसद किसने बनाया? जब मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का तो मेरा कैंपेनिंग किसने किया? पूरे आदिवासी इलाके में कांतिबाई का नाम टॉप पे था, आज भी टॉप पे है। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद और मेरी भाभी के देहांत हो जाने के बाद में मैं अभी चुनाव प्रचार में कहीं निकला नहीं हूँ, क्योंकि घर में मौत किसी इंसान की एक बार होती है, चुनाव बार बार आते रहते हैं। तो राजकुमार एज ए प्रचार करने जा रहा है और मीडिया उसके पीछे पीछे भागती रहती है, क्योंकि वो आज संवैधानिक पोस्ट पर है और उसके पास गाड़ी घोड़े सारा व्यवस्था है, हमारे पास नहीं है। तो जब मैं लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ा तब आपका दिल्ली से मीडिया मेरे पास आया, तब उन मीडिया ने राजकुमार का नाम क्यों नहीं लिया? आज क्यों लिया जा रहा है? और जब हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़े तो उस समय राजकुमार का नाम नहीं लिया, आज क्यों लिया जा रहा है? तो ये कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारे अंदर जो समानता का व्यवहार चल रहा है, उस समानता व्यवहार को तोड़कर किसी एक आदमी को प्रस्तावित करना और हमारे अंदर लड़ाई करवाना, ये कहीं न कहीं ये प्रोपेगेंडा राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलवाया जा रहा है। और आप जैसे प्रिंट मीडिया को मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ मीडिया ऐसे हैं जो राजकुमार को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, और कतई ऐसा नहीं है। राजकुमार अकेले पार्टी के नहीं है, पार्टी अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर चल रही है। पार्टी के हम लोग संस्थापक हैं, और पार्टी का आप लोग निर्वाचन आयोग में जाके कागज निकलवा लीजिए, वहाँ दोनों एमएलएस का पार्टी बनाने में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, पार्टी बनाने के लिए उन्होंने रुपया पैसा हम आने जाना किराया कहीं वहन किया होगा और पार्टी का रसीद कटवाई होगी, उसमें नाम होगा, पेमेंट दिया होगा, लेकिन पार्टी बनाने में कहीं उनकी सदस्यता नहीं है, पार्टी बनाने में कहीं उनका संस्थापक सदस्य में नाम नहीं है। आप इस चीज़ बता रहे हैं कि वो कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी घोड़े और काफ़ी उनके पास संवैधानिक पद है और बाकी चीज़ें भी हैं, और आरोप कुछ इनके ऊपर इस तरीके से भी लगे हैं कि पहले वो एक सामान्य से मकान में रह रहे थे। हालांकि सवाल मैंने उनसे भी किया था, तो अब वो एक बड़ा सारा जो है महल बना रहे हैं। उस चीज़ को लेकर भी जो है बीजेपी की ओर से जो है बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री हैं उन्होंने भी आरोप लगाए। इधर मन्नालाल रावत ने आरोप लगाए हैं कि जो राजकुमार राउत है वो जो है नक्सलवाद को जो है पनपा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाबूलाल खराड़ी, मन्नालाल रावत जी से कि नक्सलवाद की परिभाषा क्या है? नक्सलवाद की परिभाषा नहीं बताएंगे तो उनको नक्सलवाद जैसे शब्द का उपयोग करना नहीं चाहिए। ये गैर संवैधानिक तरीके से आदिवासियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और बाबूलाल खराड़ी जी राजकुमार जी के ऊपर, राजकुमार राउत के ऊपर लगा रहे एलिगेशन कि पहले कच्चा मकान था। तो बाबूलाल खराड़ी का भी आज की तारीख में आप कहीं भी देखने जाएं तो उदयपुर के अखबारों में आता है बाबूलाल खराड़ी मंत्री रहते हुए उनके कच्चे मकान में रहते हैं। ये गलत बात है। उनका उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा बंगला है और आपका मन्नालाल जी रावत का उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा बंगला है। राजकुमार का पुश्तैनी मकान है और पुश्तैनी मकान में राजकुमार के आज भी माताजी और उनके परिवार रहता है।
नीचे उनका जो मकान जो बहुत बड़ा बंगला कहा जा रहा है वो गलत बात है, इतना बड़ा बंगला भी नहीं है। उन्होंने अपने आय के अनुसार वहाँ बनाया हुआ है। एक एमएलए का जो मिलता है पैसा उसमें से बचत करके राजकुमार ने बनाया है मकान। आज तक उसके अंदर वो अधूरा है। उसने 2 बार एमएलए का चुनाव जीत लिया। अब उसमें प्लास्टर, बाथरूम वगैरह और सारा फ्लोरिंग का काम टोटल बाकी है, कलर वगैरह कोई काम नहीं हुआ है। तो जिससे से पैसा आएगा वो करेगा। तो ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो गलत है। और दूसरी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि आपका इस इलाके में नक्सलवाद पनप रहा है। बीजेपी की तो परिभाषा यही रही है कि आदिवासियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज की तारीख में आज का संघ उतरा मैदान में, बीजेपी और संघ आमने सामने हो गए 84 में। तो संघ जैसे बहुत बड़े संगठन को आज हमारे आदिवासी के खिलाफ में उतरना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं आदिवासी पार्टी जीत जाएगी। तो संघ का जो एक शाखा है वनवासी कल्याण परिषद, वो आज घर घर जाकर वोट की भीख मांग रहे हैं। तो क्या उनको कैसी ऐसी क्या आफत पड़ी जो यहाँ पे मांग रहे हैं? उनको तो हमारा विकासात्मक कार्य करने चाहिए थे। अगर आदिवासियों के विकासात्मक कार्य, 5वीं अनुसूची के कार्य, ग्राम सभा के कार्य और जो आर्टिकल 275 का पैसा केंद्र सरकार से आता है, 3 बार से हैट्रिक मोदी जी ने लगाई, वो पैसा आदिवासी पे लगाया होता तो संघ को यहाँ उतरने की जरूरत नहीं, नौबत नहीं आई पड़ती। अच्छा, मुझे बताएं कि जो कोटे में जो कोटा है उसको लेकर क्या आप समर्थन में? देखिए, कोटे में से कोटा ये एजेंडा बीजेपी का है। उसके लिए हमने पहले से एक डिमांड कर रखी थी। उसमें कोर्ट ने मना कर दिया कि कोटे में कोटा नहीं दिया जा सकता। उसके वो हमारे पास प्रूफ है। जब गहलोत सरकार थी 2013 के अंदर, तो हमने इसको डिमांड रखी 2011 में रखी, 12 में रखी थी, नहीं दिया था। और आज की तारीख में बीजेपी के अंदर, बीजेपी के पास सभी आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं। तो बीजेपी जो चाहे वो करा सकती है, संविधान चेंज करवा सकती है। आज की तारीख में संविधान बदल चुका है। इंडियन पेनल कोड को बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो आज देश के अंदर बीजेपी जो चाहे कर सकती है, कोटे में कोटा करवा सकती है। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। और कोटे में कोटा अगर किया जा रहा है तो सबसे पहले हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र के आधार पे ये आपका हम लोग डूंगरपुर, बस्तारा, प्रतापगढ़ हमारा जो इलाका है, उस इलाके में हम लोग 12% जो राज्य सरकार दे रही थी, आज की तारीख में हम 13.5-14 आसपास हो गए। तो 6.5% हमको प्रशासनिक सेवा में दे दिया जाए। तो वो कोटे में कोटा अगर यहाँ से अगर देते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होता है। और मान लीजिए कोटे में कोटा देना चाहते थे, किस प्रकार से देंगे मुझे पता नहीं पड़ा है। ये भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची का अलग प्रावधान है, विशेषाधिकार दे रखा हमको। तो अन्य जो आपका राजस्थान का भील समुदाय है उसको किस प्रकार दिया जाएगा, मीणा समुदाय उसको किस प्रकार दिया जाएगा, ग्राह्य को किस प्रकार दिया जाएगा, डामोर को किस प्रकार दिया जाएगा, ये एक शोध का विषय है। इसमें सभी को बैठना चाहिए, इसमें सर्वदलीय बैठक को बिठाना चाहिए, फिर इसमें फैसला लेना चाहिए। एक तरफा बीजेपी कार्य करेगी तो कहीं न कहीं नुकसान होगा। बाप पार्टी ने कोई इस तरीके के वादे भी किए थे कि 5वीं पास को या 8वीं पास को, 10वीं फेल को हम नौकरियां दिलवा देंगे, जिसकी वजह से आपका वोट परसेंटेज बढ़ गया, क्योंकि ये बीजेपी के आरोप है यहाँ पर। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे मंत्री से लेके निचले कार्यकर्ता तक, मुझे लगता है कि ये अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे होते तो बात ये होती कि हमने ये बोला था कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार आदिवासी क्षेत्र में सारे प्रावधान लागू होने चाहिए और 5वीं अनुसूची के आधार पे जो भी स्पेशल राइट से अधिकार है वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। अगर ये होता तो आज आदिवासियों के बहुत सारे अधिकार लागू हो जाते, नौकरियों में फ़ायदा मिल जाता। हमने 5वीं अनुसूची की बात की है, न कि हमने 5वीं 5 की बात की है। ये उनको सुनने में थोड़ा, कानपुर में उनकी हड़ताल लगती है और उनका रवैया सोचने का बेकार किस्म का है और वो आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमने 5वीं अनुसूची की बात की, न कि 5वीं 5 की बात की। चलिए एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस से पिछली बार जो है अलायंस हुआ था और ये कांग्रेस का कहना है कि उनसे अलायंस करने के बाद में जो है यहाँ पर राजकुमार राव सांसद बने हैं, लेकिन इस बार रुख कुछ तेवर बदले नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बात निश्चित रूप से हम लोग किसी चीज़ को खाकर झूठ बोलना, ये बात मेरे फितरत में नहीं है। निश्चित रूप से राजकुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा था
और कहीं कहीं फेसबुक पर भी उनकी पोस्ट नज़र आती है कि भाई सपोर्ट का उन्होंने डिमांड करी थी, लेकिन हमारी पार्टी ने डिमांड नहीं करी थी। पार्टी ने करी, व्यक्तिगत राजकुमार जी ने करी थी। और फिर अंत में कांग्रेस ने मजबूर होकर एक उनका कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में चले जाने के बाद में कांग्रेस ने महेंद्रजीत सिंह मालविया को मजाक चकाने के लिए राजकुमार को सपोर्ट किया और राजकुमार को भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का कंबाइंड वोट मिला और महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसे कद्दावर नेता को हराने में कांग्रेस भी सक्षम हुई, आपका भारत आदिवासी भी सक्षम हुई, पार्टी भी सक्षम हुई। तो आज की तारीख में जो बाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, वो गठबंधन मात्र लोकसभा तक था और वो सिर्फ मौखिक था, लिखित रूप में नहीं था। बाप का गठबंधन था या राजकुमार राउत का गठबंधन था? ये राजकुमार राउत जी का गठबंधन था, बाप का गठबंधन नहीं था। आपने शुरू में ये कहा था कि अकेले डिसीजन मेकर तो हो नहीं सकते, जो पार्टी है वो सब कुछ डिसीजन करती है, तो फिर गठबंधन अकेले कैसे कर लिया? देखिए, हम भी ये चाहते थे कि केंद्र में हमारी आवाज़ जानी चाहिए, इसलिए हमने भी कहा कि चलिए जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए। दबे स्वर में हाँ कर दी? दबे स्वर में हमने भी हाँ कर दिया। चलिए, दबे स्वर के अंदर इन्होंने हाँ कर दी, लोकसभा में जीत गए, राजकुमार राउत सांसद बन गए। फिलहाल इनका 84 से लड़ने का कोई विचार नहीं था घर में, क्योंकि जिस तरीके बताया कि कोई निधन हुआ है, हम भी इनके दुख में इनके साथ में हैं। लेकिन यहाँ पर भील प्रदेश को बनाना कहीं ना कहीं अगर किसी एक व्यक्ति के डिसीजन पर पार्टी चलेगी तो वाकई में ये जो मुद्दा है यहाँ पर कि भील प्रदेश को बनाना है, ये कई सालों तक इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि भले ही खुलकर कोई नहीं बोले, लेकिन जब समय बीतता है उसके बाद में जब जो मनभेद है, जो मतभेद है, वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं।